गाइस, जब सॉफ्ट लैंडिंग करने से केवल 100 किलोमीटर दूर था विक्रम लैंडर, तो ये एस्टिमेट किया जा रहा था कि 23 अगस्त को 5:47 पर इसे सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाएगा। लेकिन उसके बाद 6:03 का टाइम निकल कर आया। बट फाइनली 23 अगस्त 6:04 पर विक्रम लैंडर लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। उसके बाद हर एक भारतीय के मन में एक ही सवाल था कि कब प्रज्ञान इससे बाहर निकल कर आएगा। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने जो थ्रस्टर की वजह से सॉइल अनबैलेंस हुई थी उसे सेटल बैक होने का थोड़ा टाइम दिया ताकि सेंसर्स पर कोई भी फर्क न पड़े प्रज्ञान के। इस प्रोसेस को होने में लगभग 4 घंटे का टाइम लगा और फाइनली 23 अगस्त 10:04 पर विक्रम का रैंप ओपन हुआ और उससे प्रज्ञान बाहर आकर लैंडर से दूर जाने लगा। इस वीडियो में हम प्रज्ञान रोवर की डिटेल्स को अच्छी तरह से तो नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि ये फुल्ली प्रोसेस्ड नहीं है, बट कुछ ही दिनों पहले इसरो ने ऑफिशियली एक वीडियो लॉन्च की है जो कि फुल्ली प्रोसेस्ड है और HD क्वालिटी में है, जिसमें हम काफी अच्छी तरीके से इस प्रोसेस को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही वीडियोस और चार्ट्स को देखने वाले हैं जिसकी वजह से हम ये भी जान पाएंगे कि अब प्रज्ञान और लैंडर का आगे का सफर क्या है, वो 14 दिनों में उनके पेलोड्स क्या काम करने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसी वीडियो को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्रज्ञान रोवर के लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा सोलर पैनल माउंटेड है जिससे वो एनर्जी गेन करेगा और अपने साइंटिफिक पेलोड से आगे की रिसर्च करेगा। और आप लेफ्ट से आती हुई सनलाइट को भी देख सकते हैं जिसकी वजह से राइट साइड में शैडो बना हुआ है प्रज्ञान का। तो अभी तक तो हमें यही पता था कि मून के साउथ पोल पर सूरज ही नहीं उगता। इस चीज को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लैंडर कहाँ पर लैंड हुआ है। हम मून की 90 डिग्री साउथ होराइजन में नहीं उतरे हैं बल्कि 70 डिग्री होराइजन में उतरे हुए हैं। कि मेन पॉइंट ये है, मून के साउथ पोल पर भी सन राइज करता है, वो भी एक परफेक्ट मैनर में, लेकिन एक कर्व्ड होराइजन में। यानी अगर सीधी भाषा में कहें तो अगर आप लूनर सरफेस पर खड़े हो तो सन आपके ऊपर नहीं बल्कि आपके साइड्स में होगा। और इसी एक यूनिक पोजीशन की वजह से साउथ पोल का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जहां पर कभी भी सनलाइट नहीं पहुंचती और वहां पर क्रेटर्स की भरमार है। और इसरो के वैज्ञानिकों को इस चीज का 100% गारंटी है कि उन क्रेटर्स में आइस के फॉर्म में पानी होगा। अब क्योंकि बिलियन ऑफ ईयर से ऐसा ही होता चला आ रहा है, वहां पर सनलाइट नहीं पहुंचती, इसीलिए हम उसी वाटर की मदद से ये भी जान सकते हैं कि हमारी धरती का फॉर्मेशन कैसे हुआ और भी कई सारी चीजें। तो आइए इसीलिए कंप्लीट वे में समझते हैं कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों के पेलोड्स कैसे काम करेंगे और साइंटिफिक परफॉर्मेंस कैसे करेंगे। लेकिन इन दोनों के पेलोड्स को समझने से पहले सबसे पहले चंद्रयान 3 के प्रोपोर्शनल मॉड्यूल के पेलोड के बारे में समझ लेते हैं, जो कि भले ही चंद्रयान 3 का हिस्सा है और चांद का चक्कर 100/100 के ऑर्बिट में लगा भी रहा है, लेकिन वो रिसर्च धरती पर कर रहा है। देखिए, प्रोपोर्शनल मॉड्यूल के इस पेलोड का नाम है स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, यानी कि शेप। इसकी मदद से हम एक यूनिक से स्पेक्ट्रो पैटर्न को स्टडी कर पाएंगे और उसी की मदद से दूसरे एक्सोप्लैनेट जो कि हमने दूर स्पेस में खोजे हैं उनकी कैपेबिलिटीज को पता लगा पाएंगे कि क्या वो इसके काबिल हैं कि हम उन पर जाकर रह सकते हैं या फिर नहीं। लेकिन अब एक चीज बहुत ही ज्यादा सोचने वाली है कि आखिर प्लेनेट से आने वाली लाइट हमको ये कैसे बता सकती है कि उस पर लाइफ है कि नहीं। तो आइए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसा कि हम सबको पता है कि लाइट एक डिफरेंट वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक मिक्सचर होता है जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब लाइट के इस वाइड स्पेक्ट्रम में हम छोटा सा पार्ट है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। बाकी माइक्रोवेव, एक्सरेज जैसी लाइट्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हमारे जो एडवांस साइंस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं इन लाइट्स को स्टडी करने के लिए और वो काफी इजीली इन्हीं लाइट्स की मदद से काफी कुछ जानकारी निकाल सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में। देखिए, हर एक पार्टिकल जो कि स्पेस में मौजूद है उसकी एक डिफरेंट और स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। तो जब भी उस पर लाइट मारेंगे आप तो वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देगा।
और उन्हीं रिफ्लेक्टेड लाइट में वो अपनी प्रॉपर्टीज के सबूत छोड़ देता है, जो कि अब करोड़ों लाखों लाइट ईयर तक ट्रेवल करती हैं, और उसी की मदद से हम उसके ओरिजिन और भी कई सारी डिटेल्स को जान पाते हैं। और इसी तरह से अगर हम एक्सोप्लैनेट से आ रही लाइट्स को कैप्चर करते हैं और उन्हें धरती के यूनिक पैटर्न वाली लाइट से कंपेयर करते हैं, तो हम जान पाएंगे कि ये प्लैनेट धरती जैसा है भी या नहीं है। अब हमारे पास आता है दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल, विक्रम लैंडर। अब ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा यानी कि 4 पेलोड्स लगाए गए हैं, और इन सब के बारे में हम एक एक कर डिटेल में जानेंगे। सबसे पहला रंभा LP पेलोड। ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग सा पेलोड है क्योंकि ये हमें प्लाज्मा एटमॉस्फेयर जो कि मून के पास है उसके बारे में बहुत सारी डिटेल देगा। हाँ, मून के पास भी खुद का एटमॉस्फेयर है, लेकिन वो धरती जैसा नहीं है, बल्कि प्लाज्मा यानी कि आयोनाइज्ड गैस और चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स और हाई चार्ज रेडियो पार्टिकल से भरा हुआ है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये किसकी देन है? और इसका सिंपल सा आंसर है वही जहां से हमारी धरती को एनर्जी मिलती है, यानी कि हमारा सूरज। देखिए, हमारा जो सूरज है वो हर सेकंड एक बहुत बड़ी मात्रा में प्लाज्मा को रिलीज करता है, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक है कि बड़े से बड़े प्लेनेट का जीवन तबाह कर सकता है। उससे बचने के लिए हमारी धरती के पास मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन मून की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, उसके पास खुद का मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। इसीलिए जो भी प्लाज्मा चांद से आकर टकराती है उसका कुछ हिस्सा मून के चारों तरफ उसकी ग्रेविटी की वजह से इंटेंगल हो जाता है, और इसी को हम मून का एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसी के बारे में डिटेल में जानेगा रंभा LP पेलोड। दूसरा पेलोड है चेस्ट, यानी कि चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये पेलोड दरअसल थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर के बारे में स्टडी करेगा। इसे मून के सरफेस के अंदर ड्रिल कर घुसाया जाएगा और इसके आगे एक हीटर भी लगा होगा। जब ये हीटर से हीट को प्रोड्यूस करेगा मून के सरफेस के अंदर, तो उसके बाद उसकी कंडक्टिविटी कैसी थी और उससे मून के सॉइल पर क्या असर पड़ा, ये चेस्ट पता करने की कोशिश करेगा। और अब तो चेस्ट पेलोड ने अपना काम करना भी शुरू कर दिया है और उससे मिले डाटा को विक्रम लैंडर इसरो तक पहुंचा भी रहा है, और उसी से रिलेटेड एक ग्राफ भी इसरो ने पब्लिक किया है। अब देखिए, इस चार्ट में आपको y एक्सिस पर डेप्थ को मिलीमीटर में दिखाया गया है और x एक्सिस पर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिखाया गया है। देखिए, जब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि जब चेस्ट ने अपना काम शुरू ही नहीं किया था, वो सिर्फ विक्रम में लगा हुआ था, तब वहाँ का जो टेम्परेचर था वो 60 डिग्री सेल्सियस का था, और जब चेस्ट ई सरफेस को टच करता है तो 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है टेम्परेचर, और उसके बाद 80 मिलीमीटर यानी कि सिर्फ 8 सेंटीमीटर जितना खोद कर वो अंदर घुसता है, तो काफी बड़ा ड्रॉप आ जाता है मून के टेम्परेचर में, जो कि हो जाता है सीधा -10 डिग्री सेल्सियस। देखिए, इससे होगा ये कि जो H2O होता है यानी कि पानी, वो जब भी 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो वो भाप बनकर इवोपरेट हो जाता है, और जब 0 डिग्री सेल्सियस पर जाता है तो बर्फ बन जाता है। तो जो मून के सरफेस का टेम्परेचर है वो तो हरदम 50 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, जिसकी वजह से पानी मिलना वहां पर इम्पॉसिबल सा है। लेकिन अगर हम मून के सरफेस के नीचे जाएं तो वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है कि शायद हमें वहां पर पानी मिल सकता है आइस के फॉर्म में, और इसी के बारे में चेस्ट ई पेलोड रिसर्च करने वाला है। और तीसरा पेलोड है इल्सा, यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। अब इसके नाम से ही आप जान गए होंगे कि सिस्मिसिटी जो कि मून पर होती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। बट आखिर कैसे भाई, मून के पास तो टेक्टोनिक प्लेट्स है ही नहीं ना, तो वहां पर मून क्विक्स कैसे आ सकते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, भले ही आपको जानकर हैरानी हो, लेकिन मून पर भी मून क्विक्स आते हैं। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो मून है वो हमारी धरती से टाइटली लॉक्ड है, तो इसीलिए जब भी वो हमारी धरती का चक्कर लगाता है तो हमारी अर्थ से जो भी ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है उसके ऑर्बिट में, इसकी वजह से मून कभी कभी अपने ऑर्बिट में शेक हो जाता है, और इसी चीज को हम इल्सा की मदद से रिकॉर्ड करने वाले हैं।
जिसकी वजह से हमें मून के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा, जो कि आज भी हमारे लिए एक मिस्ट्री से कम नहीं है। इसके बाद पेलोड आता है जिसका नाम है लेरे, यानी कि लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, जिसे चंद्रयान 3 के लैंडर के टॉप पर माउंट किया गया है। अब यही है वो इंस्ट्रूमेंट जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये इसरो का नहीं बल्कि नासा का है, जिसको आप देख सकते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे रिफ्लेक्टिव मिरर्स भी लगे हुए हैं, लेकिन कांच को वहां तक कैरी करने का क्या फायदा। इसका भी काम है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि इसकी मदद से हम अर्थ और मून के बीच के डिस्टेंस को माप पाएंगे। देखिए, आपको शायद ना पता हो, लेकिन अपोलो मिशन के तहत एस्ट्रोनॉट्स ने वहां पर एक बड़ा सा रिफ्लेक्टिव मिरर भी रखा था, और जब अर्थ से लेजर बीम को उस रिफ्लेक्टिव मिरर पे मारा जाता था, तो वहां पर पहुंचने के बाद वो टाइम जितना लेती थी अर्थ तक पहुंचने के लिए, उसी से हम फॉर्मूला लगाकर अर्थ और मून के बीच की प्रिसाइज डिस्टेंस को माप पाते थे। और अभी तक हम इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से मापते चले आ रहे हैं, लेकिन अब हम और भी एडवांस हो गए हैं। इसीलिए फ्यूचर में मून मिशन के लिए हमें और एक्यूरेट डाटा चाहिए, इसीलिए नासा ने हमें ये प्रोवाइड किया है, जो कि पिछली बार से ज्यादा एडवांस है। अब ये तो हो गए 4 पेलोड्स जो कि विक्रम पे लगे हुए थे। आइए अब प्रज्ञान के पेलोड्स के बारे में जानते हैं। देखिए, प्रज्ञान के अंदर 2 साइंटिफिक पेलोड लगे हुए हैं, APXS और LIBS। लेकिन इनके बारे में जानने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो प्रज्ञान रोवर दूर चला जा रहा है, इसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये 500 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जाएगा, क्योंकि ये उसकी एक लिमिट है। उसके बाद वो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि वो मैसेजेस नहीं सेंड कर पाएगा लैंडर को। तो आइए अब पेलोड्स के बारे में जानते हैं। देखिए, ये है APXS, जो कि किसी मशीन गन की तरह दिखता है, जिसके चारों ओर एक बॉक्सेस बने हुए हैं, जिसके अंदर एक बहुत खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, और उसके बीच में एक सेंसर लगा हुआ है। अब इनके अंदर जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल है उसे क्यूरियम 244 कहा जाता है। अब ये इसीलिए इतना ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल्स और एक्सरेज को एमिट करता है। ये रोवर के आगे किसी हेडलाइट की तरह लगा हुआ है, तो जब इसे ऑन किया जाएगा तो ये मून के सरफेस की तरफ पॉइंट हो जाएगा, और जब क्यूरियम अपने रेडियो एक्टिव पदार्थ को एमिट करेगा तब वो डायरेक्टली इम्पैक्ट दिखाएंगी मून के सरफेस पर। और फिर जब स्पेक्ट्रम से लाइट भेजी जाएगी तो कुछ लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, जिसे सेंसर सेंस कर उसे स्टडी कर लेगा। और कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से लाइट के अंदर उसकी हिडन डिटेल छुपी होती हैं, तो इसी तकनीक का इस्तेमाल कर यहाँ पर भी पता लगाया जाएगा। देखिए, हमारा आखिरी पेलोड है जिसका पूरा नाम है लेजर इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। अब इसका काम भी पिछले वाले पेलोड की तरह ही है, लेकिन कुछ अलग से। ये लेजर की मदद से अपना काम करेगा और मून सॉइल में मौजूद कंपोनेंट की स्टडी करेगा। इसकी वर्किंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आइए इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस चार्ट को ध्यान से देखिए। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हाई चार्ज लेजर को सरफेस पर मारेगा, जिसकी वजह से सरफेस के जो एटम है वो ज्यादा एक्साइटेड होकर हाई स्टेट में जाकर प्लाज्मा क्रिएट करें, और जब उससे एनर्जी एमिट होगी उसे सेंसर्स के द्वारा सेंस कर लिया जाएगा, और फिर उसी की मदद से हम कंपोनेंट के बारे में जान पाएंगे। ये सारी चीजें कितनी ज्यादा अमेजिंग है ना। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहती हैं।